अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज़्म को देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे? कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब आपके पास एक्टिन और मायोसिन मिलेंगे, ज्वाइन होंगे। ठीक है, वहाँ पे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे और किस तरीके से आपके पास मायोसिन हेड पर आके एक्टिन अटैच होता है। देखें, अगर आप पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एक्टिन और मायोसिन दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिन जो है वो थिन बैंड बना रहा होता है और मायोसिन जो है वो थिक बैंड यानी कि ए बैंड। एक्टिन का मोनोमर क्या होता है? जी एक्टिन, या फिर आप उसे ग्लोब्यूलर एक्टिन भी कह सकते हो, और इसका पॉलीमर कहलाएगा फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं मैग्नीशियम आयन से। अगर आप एक्टिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये जो दो चेन्स आपको दिख रही हैं, स्नेक लाइक दो चेन्स, ये मायोसिन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको, अच्छा सॉरी, ये एक्टिन है। ठीक है, और एक्टिन पे आपको जो ये रेड कलर में दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे मायोसिन आके अटैच होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये जो दो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये आगे वाला हेड है। ठीक है, और ये चेन है पीछे वाली, टेल जिसे आप क्या कहोगे, तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। मायोसिन में अगर आप देखें तो ये एक पीछे की तरफ लॉन्ग टेल या फिर लॉन्ग चेन है। उसके बाद ये हेड है, हेड पे होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और हेड पे आपके पास एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्रॉस आर्म कहलाता है। मायोसिन का मोनोमर है मीरोमायोसिन और इसका पॉलीमर मायोसिन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, एक्टिन का मोनोमर क्या है? ग्लोब्यूलर एक्टिन, और पॉलीमर कहलाएगा फिलामेंटस एक्टिन। मायोसिन का मोनोमर क्या है? मीरोमायोसिन, और पॉलीमर मायोसिन कहलाएगा। अब होता क्या है कि आपके पास जैसे ही कैल्शियम आता है मसल में, कैल्शियम कैसे आएगा? कैल्शियम को कब, SCR को कब पता लगेगा कि अब भाई कैल्शियम रिलीज़ करना है? तो देखो, ये आपके पास न्यूरॉन है, ये मसल है, मसल के ऊपर हमने बड़ा रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं, यहाँ से एसिटाइल कोई आया, ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके बैठा। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर्स को सिग्नल मिला कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये जो टी टिब्यूल्स हमने देखा था ऊपर, आप देख रहे थे इस तरीके की डिप्रेशंस बनी हुई थी, उन्हें टी टिब्यूल्स लिखा हुआ था वहाँ पे, ट्रांसफर्स टिब्यूल्स। यहाँ से आपके पास ये जो सिग्नल है ये आपके मसल सेल में आता है। जैसे ही मसल सेल को सिग्नल मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन का, तो वहाँ पे आपके पास SCR कैल्शियम रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये कैल्शियम आपके मायोफिब्रिल में एंटर होगा, यानी कि मायोफिलामेंट्स में, तो वहाँ पे वो कैल्शियम जाके पहले तो अटैच होगा ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, अब ट्रोपोनिन जो है वो एक आपके पास ट्राई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्योंकि ट्रोपोनिन हमारे पास 3 फर्दर तरीके के प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है? ये एक्टिन है, ये एक्टिन के ऊपर आपको दिख रही हैं क्या? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, और ये आपको यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये ट्रोपोनिन है, और ये है आपका ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है, इन दोनों ने एक्टिन की मायोसिन साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ था ताकि मायोसिन आके यहाँ पे अटैच ना हो। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिन आपके पास समझ लो एक ऐसी चीज़ है जिसको, एक ऐसा खजाना है जिसको छुपाया हुआ है किसने? ट्रोपोनिन ने और ट्रोपोमायोसिन ने। किससे? मायोसिन से, क्योंकि जैसे ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हटे, मायोसिन को मौका मिल गया, वो यहाँ पे अटैच कर जाएगा एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट पे और कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो खैर, अब पहले आप देख लो कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का काम क्या होता है। फंक्शन ये है कि एक्टिन को बचाना, मायोसिन से बचाना। तो क्या है? एक्टिन को बेसिकली कवर करके रखना उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को, और थैंकफुली ऐसा होता है, वरना मसल जो वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो होता क्या है, जो ट्रोपोनिन है आपके पास वो ट्राइमेरिक प्रोटीन है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, मसल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि ट्राइमेरिक प्रोटीन है, 3 तरीके का आपको फर्दर प्रोटीन मिलता है ट्रोपोनिन में, ट्रोपोनिन R, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन C वाला जो है वो ट्रोपोनिन C वो है जिसके साथ कैल्शियम आके अटैच होता है। अब होता क्या है, इसको स्टोरी की तरह समझो। जैसे ही आपके पास न्यूरॉन ने सिग्नल दिया
मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो यहाँ से SCR जो है उसने कहा कि अच्छा अब हम रिलीज़ कर देते हैं यहाँ से बहुत सारा कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन अटैच होता है किसके साथ, ट्रोपोनिन C के साथ। जैसे ही ट्रोपोनिन C पे आके कैल्शियम बाइंड होता है तो यहाँ पे आपके पास ये जो ट्रोपोनिन T है जिसने ट्रोपोमायोसिन को होल्ड किया हुआ होता है अपनी जगह पे, ये ट्रोपोमायोसिन को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन भी यहाँ से चला गया। ट्रोपोनिन I जो है, जो कि इनहिबिट करवा रहा है एक्टिन और मायोसिन के मिलने को, उनके कॉम्बिनेशन को जो इनहिबिट करवा रहा है, एज अ इनहिबिटर काम कर रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे बाइंड होता है ट्रोपोनिन C के साथ, तो ट्रोपोनिन T भी इसको रिलीज़ कर देता है ट्रोपोमायोसिन को, ठीक है। ट्रोपोनिन I भी जो है वो हट जाता है अपनी पोजीशन से। तो ये जब सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो कि बॉडी गार्ड्स हैं किसके, एक्टिन के, जैसे ये दोनों हटे आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गई। तो जल्दी से अब यहाँ पे मायोसिन आके अटैच होता है और यहाँ पे होती है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप छोटी सी थ्योरी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वो थ्योरी हमें बताती है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये इस डायग्राम से यहाँ पे समझाया हुआ है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, समझ लो आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। न्यूरॉन जो है, कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसमें प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसिकल। इन साइनेप्टिक वेसिकल छोटी छोटी आप समझ लो बैग्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा हुआ है। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है यहाँ पे, और ये रिलीज़ होता है यहाँ से। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, अच्छा अब अगर किसी ने न्यूरॉन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो नहीं भी पढ़ा तो सुन लो कि होता क्या है। इम्पल्स जनरेशन में कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाना हो, कैल्शियम का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, बहुत असेंशियल आयन है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम जो है ये वो आयन है जो कि इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को पुश कर रहा होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कैल्शियम वोल्टेज के रेड चैनल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से रिलीज़ होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ हुआ दिखाया हुआ है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हो जाएगा इन रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर को सिग्नल मिला कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहाँ से आपका जो ये क्या है, ये आपके पास है मायोसाइट, मसल सेल, ठीक है। अच्छा ये न्यूरॉन है, ये मसल है, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि मोटर एंड प्लेट एक ही बात है। यहाँ से ये जो आपको डिप्रेशन दिख रही है इसे टी टिब्यूल कहेंगे। यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मायोसाइट के अंदर आता है, यानी कि मसल सेल की, ये मसल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रिलीज़ करता है कैल्शियम। कैल्शियम जाके अटैच होता है ट्रोपोनिन C के पास, और ट्रोपोनिन C पे जैसे कैल्शियम अटैच होता है तो ट्रोपोनिन T जो है वो रिलीज़ कर देता है ट्रोपोमायोसिन को। वहाँ पे ट्रोपोनिन I भी इनहिबिट हो जाता है, वहाँ से हट जाता है, तो आपके पास एक्टिन अकेला बच गया। ये मौका देखते हुए मायोसिन आके एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे आती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है कि एक्टिन मायोसिन के मिलने से कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारे पास हक्सले एंड हक्सले ने दी थी। यहाँ पे होता क्या है, ये आपके पास एक्टिन है और ये है आपके पास मायोसिन। ये मायोसिन का हेड है। मायोसिन के हेड पे प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहीं पे प्रेजेंट है क्या, ATP बाइंडिंग साइट। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ATP का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जब मिलते हैं, ठीक है, ये एक्टिन आके जुड़ेगा कहाँ पे, इस मायोसिन के बाइंडिंग साइट पे। तो ये जो एक्शन है इसे हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। क्या बोलेंगे इसे कहेंगे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या है कि एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए हैं, और यहाँ पे जो ये ब्रिज फॉर्मेशन होगी इसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एक्टिन मायोसिन मिलेगा, ATP रिक्वायर्ड होगा। एक ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब मसल रिलैक्स होगा, चलो उस पर दोबारा वापस आते हैं, लेकिन मसल रिलैक्स होता है तब ये एक्टिन और मायोसिन दोबारा से अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी ATP की ज़रूरत होती है,
ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एटीपी चाहिए, क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए भी एटीपी चाहिए, ठीक है। एटीपी का जो मेन पर्पस है आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो क्रॉस ब्रिज ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आई बैंड यानी कि एक्टिन बैंड क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये आपके पास थिक बैंड है और ये थिन बैंड है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मिलेंगे तभी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये जो आई बैंड है, ये जो एक्टिन वाला बैंड है, ये पुश होता है, सॉरी, ये मायोसिन की तरफ आता है, ठीक है। ये शॉर्ट होगा, ना कि ये वाला ए बैंड, ठीक है। तो आई बैंड टूवर्ड ए बैंड मूव करता है, ऐसा होता है। ये नहीं होता कि ए बैंड मूव कर रहा है। तो आपसे पूछेगा शॉर्ट कौन सा हो रहा है, तो आई बैंड हो रहा है। उसके बाद आई और ए बैंड दोनों स्लाइड होते हैं और इसीलिए इस थ्योरी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं, जिसकी वजह से सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों शॉर्ट हो रहे हैं। शॉर्ट का मतलब ये है कि आई बैंड जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड व्हाट, ए बैंड, तो वो स्लाइड कर रहा है ए बैंड की तरफ। उसके बाद आपके पास एटीपी जो है वो क्रॉस आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। एटीपी जो है वो क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाइंडिंग ऑफ एक्टिन और मायोसिन एक्शन, ये कहलाता है पावर स्ट्रोक। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इससे जो चीज़ें हो रही थी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसका अपोजिट होगा। जैसे कि एसिटाइल कोलिन वहाँ पे रिलीज़ हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम दोबारा से एसिटाइल कोलिन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे साइनेप्टिक वेसिकल्स में भेज दिया जाता है, या तो वो वहाँ से एंजाइम तोड़ देगा एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रीएब्जॉर्ब हुआ, एसिटाइल कोलिन वहाँ पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल बंद हो गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल बंद हुआ, जो कैल्शियम है वो SCR रिलीज़ करना बंद कर देगा। जब कैल्शियम रिलीज़ होना बंद हो जाएगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों आ जाएंगे और वो रिकंसील का मतलब क्या है, आप कह सकते हो दोबारा से एक्टिन को कवर कर लेंगे। कंसील यानी कि छुपाना होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका जो ए बैंड है, ए बैंड किससे बना हुआ है, मायोसिन से, वो कांस्टेंट रहता है, वो शॉर्टन नहीं होगा। जबकि जो आई बैंड है उसकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। जो एच जोन है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन पड़ा हुआ है वो अब यहाँ पे एच जोन डिक्रीज़ होता है। ए बैंड जो है वो कांस्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आई बैंड क्या होता है, शॉर्टन होता है। एच जोन जो है एक और आपके पास हमारी बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एक और बैंड होता है जिसका नाम आई थिंक ओ है, तो वो इंक्रीज़ हो रहा होता है जिसकी, और ये जो आई बैंड है ये डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस वजह से ऑलमोस्ट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ए बैंड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आई बैंड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, दैट्स इट। सार्कोमेयर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ओ बैंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रहा, इसको अभी हम इस लेवल पे नहीं देखेंगे। जैसे आपने याद रखना है आई बैंड जो वो डिक्रीज़ हो रहा है, सार्कोमेयर भी लेंथ में डिक्रीज़ होगा। उसके बाद आपके पास आते हैं बाकी सारी टर्म्स। ये लास्ट टॉपिक है मसल वाले चैप्टर का। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है एंटागोनिस्ट मसल्स का, जिसका मतलब क्या है कि एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी दूसरी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। जैसे आपके पास बाइसेप्स जो हैं जिन्हें फ्लेक्सर कहा जाता है और ट्राइसेप क्या है, एक्सटेंडर। तो एक जब क्या करती है, रिलैक्स करती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से एंटागोनिस्ट मसल का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नी जॉइंट। नी जॉइंट में आपके पास प्रेजेंट होता है दो तरीके के मसल्स, मेजर मसल्स। एक है हैमस्ट्रिंग और दूसरा है क्वाड्रिसेप्स। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सर होता है, क्वाड्रिसेप एक्सटेंडर होता है। ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है ये 3 मसल से बना हुआ होता है, क्वाड्रिसेप 4 से बना हुआ होता है। तो जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दूसरा वाला रिलैक्स करेगा। उसके बाद टर्म आती है फटीग की। फटीग का मतलब क्या है, जब एनएरोबिकली बॉडी रेस्पायर करती है तो उस केस में बॉडी मसल में क्या होता है,
लैक्टिक एसिड की अकोमोडेशन हो जाती है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से टांगों में फिर जब आप बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज कर रहे होते, वर्कआउट कर रहे होते, तो यू स्टार्ट फीलिंग पेन। तो वो फटीग, मसल फटीग होता है, उसे मसल फटीग कहेंगे। उसका रीज़न होता है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। और ये होता क्यों है? जब आप एनएरोबिकली रिस्पायर कर रहे होते तो आपकी बॉडी, आपका जो मसल है वो ग्लूकोज को बहुत रैपिडली तोड़ता है, तो ऑक्सीजन की सफिशेंटली बॉडी को नहीं मिल रही होती, तो वो एरोबिकली नहीं रिस्पायर कर पाता, एनएरोबिकली करता है। तो आपके पास फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल में, और इसकी रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है जो कि पेन कॉज करता है, फटीग कॉज करता है मसल में। और आहिस्ता आहिस्ता वो पेन फिर कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन करती है आपकी बॉडी। कैसे ब्रेक डाउन करती है? लैक्टिक एसिड जाता है लिवर में और वहाँ पे ये डिटॉक्सीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जैसे ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, वैसे ही मसल में पिगमेंट क्या कहलाता है? मायोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से ज्वाइन होता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के। एक मायोग्लोबिन जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से ही उसको ही अकोमोडेट कर सकता है, जबकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो रेड मसल है वहाँ उसका वो जो रेड कलर आ रहा है वो मायोग्लोबिन से आ रहा है, तो इसका मतलब कि उस मसल में मायोग्लोबिन की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, इसीलिए वो रेडिश अपीयर हो रहा होता है।